हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे अब नॉमेनक्लेचर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एक एनालिटिकल आई, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कही जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक एनालिटिकल आई ऑन करके रखना होता है अपना, और यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया भी होना चाहिए कि जब भी हम कोई रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसको हम शुरुआत करते हैं। नाउ हियर कम्स पहला पॉइंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली आइसोमेरिज्म इज, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आइसोमेरिज्म एक्चुअली होता क्या है। तो देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइसोमेरिज्म हम पढ़ते क्यों हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब भी मॉलिक्यूल अपना शेप और जब भी अपना मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बदलता है तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और कई बार ये चेंजेस इतने स्मॉल होते हैं कि उसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल होता है। जैसे कि जब आप क्लास 12th में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो ग्लूकॉन डी ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ग्लूकॉन एल वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो एनिमल ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या है कि बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस है। तो आप ये चीज़ समझोगे कि जब भी हम किसकी बात करें, आइसोमेरिज्म्स की बात करें, तो आइसोमेरिज्म्स में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले पढ़ते हैं, जो हम बेसिकली आइसोमेरिज्म्स के बारे में जानते हैं कि भाई जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता और स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, पर वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते हैं। तो आइसोमेरिज्म का ये सेंस भी है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर बदलता है तो उसके साथ उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, तो वो कंसीडर करना है। अब देखो ध्यान से लिखेंगे, जब भी हमारे पास 2 और मोर कंपाउंड पोजेसिंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोजेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। अब जब हम आइसोमेरिज्म्स की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म्स 2 तरीके के होंगे, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स और एक होगा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस होगा और ऑप्टिकल कायरल अकायरल, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये जो पोर्शन है ये क्लास 12th में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ाया जाएगा। और यकीन जानिए, तो पहले आइसोमेरिज्म्स में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स होता था उसका एक अलग पोर्शन होता था एनसीईआरटी में, अलग चैप्टर होता था, पर वो धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो गया तो वो टॉपिक भी खत्म हो गया। पर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको डिटेल थोड़ा एक्सप्लेन करूं। पर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गिवन है कि जब भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स की बात करेंगे तो एक चेन आइसोमर्स होगा, एक पोजीशन आइसोमर्स होगा, एक फंक्शनल आइसोमर्स होगा, एक मेटामेरिज्म होगा। मेटामेरिज्म्स के साथ यहीं पे थोड़ा सा हम सीख लेंगे टॉटोमेरिज्म्स, ये भी हम सीख लेंगे मेटामेरिज्म्स यहीं पे इसके बाद। तो ये भी एक पोर्शन है टॉटोमेरिज्म्स जो आपको थोड़ा सीखना है। तो क्या क्या है आइसोमर्स में? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म्स एंड टॉटोमेरिज्म्स। इसके बाद भी हम यहाँ पे ही सीख लेंगे। अब देखो ध्यान से कि अगर हम बात करें कंपाउंड में तो पहली चीज क्या है? चेन आइसोमर्स। अच्छा, चेन आइसोमर्स कैसे अराइज होगा? तो शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल, जब भी हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप बनता है और उसकी शिफ्टिंग होती है तो उसके वजह से चेन आइसोमर्स अराइज होता है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन हमारे पास लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये पेंटेन है, क्या है? 5 कार्बन है। लेकिन जब हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है जी? 5। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 12। देखो 3 इधर 3 इधर, तो कितना हुआ? 6, और 6 बीच में लगे 2 2 4 2 6, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ? 12। अगर इसका आइसोमर्स ड्रॉ किया तो पहला आइसोमर्स ड्रॉ किया तो CH3CH, और यहां पे CH3, फिर CH2, फिर CH3। व्हाट इज अ सेंस? सेंस इज कि ये जो पहले 5 कार्बन का एक नॉर्मल चेन था उसमें से एक कार्बन इसके लिए क्या हो गया? अल्काइल, मतलब एक ब्रांचिंग निकल गई, और उस ब्रांचिंग निकलने के बाद ये जो कार्बन है वो कितना हुआ? 1 2 3 4,
4 कार्बन। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर था वो पेंटेन था, पेंटेन। कई किताब में इसको एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, लेकिन इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 मिथाइल, 2METHYL, 2 मिथाइल। और कितना है, कितना कार्बन है, 4, तो ये हो गया BUTANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब कि यहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C5 और H12। यहां पे भी आप गिन के देखोगे तो यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन इसका फॉर्मूला होगा C5 और H12 होएगा, पर मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर बदल हो गया। तो दिस इज द आइसोमर्स ऑफ दिस वेरी मॉलिक्यूल। और ये आइसोमर्स अराइज कैसे हुआ, इस अल्काइल चेन की वजह से। ये आइसोमर्स अराइज कैसे हुआ, इस अल्काइल चेन की वजह से, इसलिए हम उसको चेन आइसोमर्स बोलते हैं। लास्ट में एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ, इस एग्जांपल में भी देखो, इस एग्जांपल में भी देखो, एक बार कंसीडर करो, इस एग्जांपल में भी थोड़ा देखो, ध्यान दो। यहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास CH3, इस पे CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे भी CH3। इसको क्रॉस चेक करोगे तो इसमें भी कार्बन कितना है, 5, और हाइड्रोजन कितना है, 12। इसको क्रॉस चेक करो तो इसमें भी कार्बन कितना है, 5, और हाइड्रोजन कितना है, 12। कितना कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 3 3 3, कितना हो गया, 12। और हमारे पास कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया हमारे पास। सो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका नॉमेनक्लेचर करो तो भाई लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन तो यही होगा। तो अगर इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगा तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2,2 DiMETHYL, डाई मिथाइल, क्योंकि यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैच हैं। तो 2,2 डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या रखेंगे हम, 3 कार्बन के लिए क्या रखेंगे, PROPANE। 3 कार्बन के लिए क्या रखेंगे हम, 3 कार्बन के लिए हम क्या रखेंगे, प्रोपेन। सो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल विच यू विल ऑलवेज कंसिडर कि है क्या, किस तरीके से। तो ये चीज आपको हमेशा चेन आइसोमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो दिस इज नोन एज चेन आइसोमर्स। यहां पे आपको ये चीज ही, यही दिस वेरी थिंग दे हैव, चेन आइसोमर्स, दे हैव एक्सप्लेन दिस एज अ डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में देखो हम, नेक्स्ट पॉइंट में हम पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं। अब याद रखना, जब हम पोजीशन आइसोमर्स की बात करेंगे ना, तो इससे पहले चेन आइसोमर्स था तो वहां पे अल्काइल चेन थी, अल्काइल चेन थी, ब्रांचिंग थी। लेकिन जब पोजीशन आइसोमर्स की बात करेंगे तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आएंगे। अब हमारे पास यहां पे देखना ध्यान से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H80, मतलब 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया गया है CH3 अकॉर्डिंग टू NCERT, CH3 CH2 CH2OH। तो ये इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया गया। अगर इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कितना कार्बन है जी, 1 2 3। तो हमारे पास क्या होगा, PROP, एल्केन है तो AN, 1 ऑल, 1 ऑल, यही होगा हमारे पास इसका एक नॉमेनक्लेचर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी कितना है, 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 8 है, और ऑक्सीजन में कितना है, 1, ऑक्सीजन में कितना है, 1। दिस इज नोन एज प्रोपनॉल। अब अगर इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, तो इट इज ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर्स। अब यहां पे देखो, ये जो एनसीईआरटी में गलत है, ये बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ होगी, इन्होंने थोड़ा इसको गलत ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास क्या होगा, CH3, CH यहां पे OH, और ये हमारे पास क्या होगा, CH3, ये हमारे पास होगा। तो यहां पे अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PROPAN, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, सेकंड पोजीशन पे ये हमारे पास चीज आ गई। सो वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर कि भाई क्या चेंजेस आए, किस तरीके से, और किस तरीके से वी अंडरस्टैंड दीज वेरी थिंग्स। तो ये चीज थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है। नाउ फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं। पहले, इससे पहले हमने क्या सीखा, इससे पहले चेन आइसोमर्स सीखा, इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जो है अपने आप को इंटरचेंज कर दे, या कोई फंक्शनल ग्रुप बाद में किसी और फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कंसीडर करते देखते हैं। व्हेन
two or more compound having a same molecular formula but different functional group are known as functional isomers. This phenomena, अब इसको हम functional isomers में दिखाते हैं. अब इसको देखो, एक बेस्ट एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने की भी कोशिश करते हैं. क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है हमारे पास, C3H6O, C3H6O. C3H6O की बात करेंगे तो अगर हम इसको बनाएंगे तो लेट सपोज कि मैंने क्या बनाया, CH3 CH2 CH2O CH2 सॉरी मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH. सो दिस इज एल्डिहाइड. कितना नंबर ऑफ कार्बन हुआ हमारे पास, 3. तो देखो 1 2 3 कार्बन हुआ. हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास टोटल इस स्पीसीज के पास कितना है, 6 है. तो देखो हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटल हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 6 हो गया. और ऑक्सीजन 1 है जो यहाँ पे है. सो ये एक हमारे पास क्या है, ये एक एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड हमारे पास है. अब ये एल्डिहाइड है और ये किसी कारणवश, आई मीन ड्यू टू सम रिएक्शन कंडीशंस या ड्यू टू सम टेम्परेचर चेंज और ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस आप देखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई रिएजेंट अटैक कर दे उसके ऊपर. तो जब ये सारी चीजें होंगी तो ये स्पीसीज अपने आप को चेंज करके कीटोन बना सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, कीटोन, KETONE, कीटोन हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, कीटोन हो गया कि नहीं हो गया. तो अगर कीटोन हो गया तो हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है जी. यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन रहा. हाइड्रोजन कितना हमारे पास, 3 और 3 6 हुआ, और ऑक्सीजन कितना है, 1. तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये एल्डिहाइडिक था, बाद में कीटोन हुआ. तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा जी. What happened, you know, the molecular formula remains same, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, लेकिन क्या हो गया, उसका फंक्शनल ग्रुप बदल गया बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ दिस वेरी हाइड्रोजन, और ये इसके पोजीशन पे आ गया. तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर बदलने की वजह से एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में. सो दे आर ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. उसके बाद से हमारे पास मेटामेरिज्म्स आता है. मेटामेरिज्म्स क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, इसको देखो. मेटामेरिज्म्स क्या होता है, मेटामेरिज्म्स देखो ध्यान से, देखो ध्यान से. मेटामेरिज्म्स क्यों अराइज होता है, लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, विल टेक दिस वेरी एग्जांपल. हम इस एग्जांपल को लेने की कोशिश करते हैं, या लेट सपोज हम इस एग्जाम्पल को लेने की कोशिश करते हैं. इस एग्जाम्पल को मेरे पास क्या है, CH3O, फिर हमारे पास क्या है, C3H7, कुछ ऐसे मेंशन किया हुआ है. दे हैव मेंशन इट लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर तो यही होगा ना, CH3, ऐसा देखो, ऑक्सीजन, फिर कार्बन के ऊपर 2, फिर इस कार्बन के ऊपर 2, और फिर इस कार्बन के ऊपर 3. ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, देखो ध्यान से, ओपन फॉर्म में लिख दिया. तो किसी रीजन से, किसी एक्सटर्नल कंडीशन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये जो CH2 ग्रुप है वो इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए. अच्छा, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितना है भाई, कार्बन कितना है, 3, और 3 and 1 कितना हो गया, 4. और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 7, और यहाँ पे 3 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया जी, 10. और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन विच इज 1. अब आई मेकिंग सेंस, ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एग्जांपल में कन्वर्ट किया गया है. ठीक है. अब अगर ये चेंज हुआ तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर CH2, जिसको कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज C2H5O एंड दिस C2H5, ऐसे करके. तो इसका मतलब कि ये अनसिमेट्रिकल ईथर था, और अनसिमेट्रिकल ईथर किस में कन्वर्ट हो गया, सिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल का मतलब कि दोनों तरफ दे हैव सेम ग्रुप विच इज प्रेजेंट, सेम स्पीसीज दोनों तरफ प्रेजेंट है. तो
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मेटामेरिज्म में क्या हुआ कि जो ईथर था यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन ये शिफ्ट होके इधर की तरफ आ गया। तो दिस इज नोन एज मेटामेरिज्म्स। अच्छा, मेटामेरिज्म्स सल्फर के ये ग्रुप में भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, इसके अंदर भी हो सकता है। लेट सपोज कि यहाँ पे CH3 अटैच्ड है और यहाँ पे C3H7 अटैच्ड है, तो ये भी अपने आप को इंटरचेंज करके CH3 CH2 हो गया, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, फिर CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, मतलब कि दिस इज ऑल्सो एन आइसोमर्स ऑफ मेटामेरिज्म। देखो इसको दोबारा लिखता हूं मैं, ये है CH3 S डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये O और ये क्या है C3H7, ये ऐसा है। अब ये शिफ्टिंग होगी इसकी इधर की तरफ, तो CH3, फिर हमारे पास क्या होगा CH2 S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O, फिर हमारे पास क्या होगा CH2 CH3। सो यहाँ पे देखो पहले अनसिमेट्रिकल था थायोसल्फेट और फिर क्या हो गया सिमेट्रिकल हो गया। तो इस केस में भी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा मेटामेरिज्म। तो ध्यान से देखना है इसको। नाउ अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स में देखना कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा हमारे पास। द कंपाउंड विच हैविंग अ सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एंड अ सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ देयर एटॉमिक और द group in a space called stereoisomers or stereoisomers. The special type of isomers is called as stereoisomers or merisms, or this can be classified as geometrical or optical. ये जो है क्लास 12th में इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। We'll be studying this thing in a class 12. यहाँ पे अब हम देखेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म। याद रखना यहाँ पे ये जो बात कर रहा है कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट स्टेज, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और खासकर इंटरमीडिएट स्टेज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना कि एनर्जी स्टेबलाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएजेंट, किसी भी एनर्जी रिएजेंट के एनर्जी स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है, और खासकर इंटरमीडिएट स्टेज में। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरमीडिएट स्टेज वर्ड स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, वो चीज़ हमें अब यहाँ से सीखनी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, एक स्पीसीज के साथ दूसरे स्पीसीज का रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटता है, जुड़ता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद वो हमेशा रिएक्टेंट से क्या होना चाहिए, स्टेबल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो चीज इस पूरे लाइंस में यही समझा रखी है। तो प्लीज पे अटेंशन। लेट सपोज कि क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको सबस्ट्रेट बोला गया है, और एक रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेज बना है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब होगा क्या कि ध्यान से देखना कि इसको अलजेब्रिक रिएक्शन में समझते हैं कि लेट सपोज क्या है कि अगर मेरे पास A और A करके एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या हुआ, B स्पीसीज का अटैक हुआ, बी ने अटैक किया। लेट सपोज कि ये बी नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो इसका इंटरमीडिएट स्टेज क्या होगा, ए ऐसा है, और ये डॉट 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 ए, और ये डॉट 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 बी नेगेटिव। दिस इज नोन एज ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट। दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब जहां पे ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड जुड़ रहा है, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बी ए का फॉर्मेशन हुआ और प्लस बी नेगेटिव के फॉर्म में बाहर की तरफ निकल गया। बी नेगेटिव ने सॉरी ए नेगेटिव, सॉरी
यहाँ पे A नेगेटिव के फॉर्म में बाहर की तरफ निकल गया। इसका मतलब कि B नेगेटिव ने अटैक किया, और अटैक किया तो इसमें से एक A को रिप्लेस करके बाहर कर दिया, तो A नेगेटिव बाहर की तरफ। तो आप समझ में आ रहा है कि इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है। इंटरमीडिएट स्टेज जहाँ पे ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरमीडिएट में एक और वर्ड है कि इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, स्टेबल, STABLE, स्टेबल होना चाहिए इंटरमीडिएट हमारे लिए। और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब कि जब प्रोडक्ट बनता है तो कुछ मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ माइनर। These terms what I am explaining to you, you are going to gain those concept gradually, एकदम से नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से बने रहना। Now next point, देखो इस नेक्स्ट पॉइंट में बॉन्ड फ्यूजन की बात कर रहा है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड की बात कर रहा है कि बॉन्ड टूटता है। तो यहां पे दो तरीके से डिसोसिएशन है, एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज है और एक होमोलिटिक क्लीवेज है। यहां पे जो एक्सप्लेनेशन है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज का है। किसका? हेट्रोलिटिक क्लीवेज का है। अब क्या है कि जैसे सपोज करो मेरे पास CH3 है और इसके साथ Br अटैच है, तो Br अटैच है, Br कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने पढ़ा है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लोन पेयर अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, बॉन्ड पेयर अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा। और जब ये ट्रांसफर करेगा तो ये होगा CH3 पॉजिटिव और प्लस Br नेगेटिव। अब इसमें बना क्या, ये एक क्या बना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। यही इंटरमीडिएट स्टेज में हमारे पास काम आने वाला है। दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेज, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा और जब ये टूट के बाहर निकलेगा तो इसके जगह पे कोई अटैच होगा ना, यहां पे कोई अटैच होगा। एंड दिस इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज फ्यूजन, जहां पे जब ये बॉन्ड, हेट्रोलिटिक फ्यूजन इस करके बोलते हैं क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो स्पीसीज बनेगा, एक कैटायन होएगा और एक एनायन होएगा। मतलब एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा और दूसरे के ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कार्बोकैटायन है ना, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है और इसका क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहां पे देखो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रखा है, मतलब कि हमारे लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टेज में बन रहा है, मतलब रिएक्शन के दौरान वो बन रहा है। तो अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर का ट्रेंड देखो क्या होगा कि जैसे सपोज करो मेरे पास CH3 पॉजिटिव है, तो ये सबसे मिनिमम होगा और फिर CH ये पॉजिटिव, ये इसके बाद स्टेबल होगा और उसके बाद से CH3 कार्बन, CH3 ये इसके बाद सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी, मतलब CH3 कार्बन, CH3 और पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि ये जो है इसको कई किताबों में सुपर प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है ये भी आपके लिए नया है, तो इसको एक बार समझो कि होता क्या है, एक बार समझो कि होता क्या। तो अगर कोई भी कार्बन है, इसके ऊपर कोई और कार्बन अटैच नहीं है, तो उसको हम सुपर प्राइमरी बोलते हैं। अगर कोई कार्बन है उसके ऊपर बस एक कार्बन CH3 अटैच्ड है और बाकी सब हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी किसको बोलेंगे कि एक कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से घिरा हो, मतलब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की बाइंडिंग और हाइड्रोजन ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा हमारे पास सेकेंडरी। और एक कार्बन होगा जो तीनों तरफ से कार्बन से घिरा हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी। ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, टर्शरी। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास होता है टर्शरी, सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर CH3 पॉजिटिव। अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है, ये थोड़ा सा हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वो सब पढ़ेंगे तो वहां पे हमें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर अभी के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। अब इसको याद करने के लिए क्या नंबर है हमारे पास, तो 321 एक नंबर है जिससे आपको ये याद होएगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। 321 एक नंबर है जिससे आपको याद होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है,
जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ये हमारे पास क्या, देखो इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये टर्शियरी है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये C है, इस पे 2 CH3 अटैच है, मतलब सेकेंडरी, इस पे 1 अटैच है तो प्राइमरी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि ये बता रखा है कि ये जो हमारे पास कार्बन होता है कार्बोकैटायन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है जनरली वो क्या होता है, sp2 नेचर का होता है। क्या होता है, sp2 नेचर। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमने, या चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ा है कि जिस स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वो प्लेनर इन शेप होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी रीड। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। नया क्या मिलने वाला है कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का, दिस इज लाइक दिस 321। दिस यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है, ऑलवेज हैव दिस सेंस। तो ये पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर पेज में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको किया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अब एक हमारे पास, जैसे सपोज करो कि इससे पहले तुमने क्या पढ़ा था, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब जो केस आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कार्बोएनायन। कार्बोएनायन का मतलब क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो लेट सपोज कि मेरे पास ये CH3 है, CH3 है और इसके ऊपर कोई भी मेटल अटैच्ड है, मेटल ग्रुप अटैच है, या यहाँ पे कुछ Z दे रखा है, इसको लेट सपोज मेटल बोलते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जनरली कोई भी मेटल, आप सोडियम या डी ब्लॉक के मेंबर को आप देखोगे तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में लेट सपोज कि ये मेटल है और इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये कार्बन विथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, कार्बन विथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और प्लस इस मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी हेटेरोलेटिक क्लीवेज है ये भी हेटेरोलेटिक क्लीवेज है। हेटेरोलेटिक क्लीवेज का मतलब कि इसमें भी जो बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ है वो क्या हुआ है, हेटेरोलेटिक फॉर्म में है। सो दिस इज ऑलवेज आपको होना चाहिए कि जब भी बॉन्ड डिसोसिएट हो और कैटायन और एनायन बने तो वो हेटेरोलेटिक क्लीवेज में है। अब यहाँ पे क्या बना, कार्बोएनायन बन गया, कार्बोएनायन बन गया। कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो हमेशा क्या होती है, कार्बोकैटायन से अपोजिट होती है। मतलब यहाँ पे इसमें देखना, शायद एनसीईआरटी में इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कार्बोएनायन का, इफ आई एम श्योर, लेकिन पहले हम इसको पढ़ते थे तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना ये उससे अपोजिट है। मतलब इसमें जो सबसे स्टेबिलिटी होती है ये सबसे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद जो स्टेबल होता है, उसके बाद से जो स्टेबल होता है वो होता है ये प्राइमरी, उसके बाद से जो होता है हमारे पास स्टेबिलिटी वो होती है सेकेंडरी नेगेटिव चार्ज, और सबसे मिनिमम स्टेबल होता है टर्शरी, सबसे मिनिमम स्टेबल होता है टर्शरी। मतलब कि कहीं इंटरमीडिएट स्टेज में टर्शरी बने तो वो सबसे मिनिमम है, और CH3 नेगेटिव चार्ज सबसे पॉजिटिव है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सुपर प्राइमरी सबसे स्टेबल, फिर प्राइमरी स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी स्टेबल होगा, और फिर टर्शरी स्टेबल होगा। फिर कौन सा स्टेबल होगा, टर्शरी स्टेबल होगा। फिर तो इस स्पीसीज में कार्बोएनायन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो होगा 123, 123। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, 123, मतलब 123। यू ऑलवेज हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा कार्बोकैटायन से अपोजिट होता है। वहां पे क्या होता है 321। कार्बोकैटायन के केस में आपको क्या नंबर याद करना है 321, यहां पे क्या याद करना 123, 123। तो जब भी कार्बोएनायन हमारा इंटरमीडिएट स्टेज में बनेगा तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इट विल बी लाइक दिस। हालांकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम है हमारे पास। नाउ किड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव जहां पे हमें होमोलिटिक फ्यूजन्स के बारे में बताया गया। हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स में जब डिसोसिएशन होता था तो एक कैटायन एक एनायन बनता था। होमोलिटिक फ्यूजन्स में होमोलिसिस होएगा, और जब वो डिसोसिएशन होगा तो सिमिलर स्पीसीज के फॉर्म में होएगा। अब ये क्या होगा देखो जरा, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों को अप्रोच करते हो, ग्रेजुअली पढ़ते हो, समझते हो, तो फिर आपका जो आगे वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म है ना वो आसान हो जाता है। तो इसलिए
हमेशा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ये पढ़ोगे उसके बाद से हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे, ये थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक कंपटीशन की प्रिपरेशन करो तब तक ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये बहुत यूज़ होने वाली है। तो वी विल हैव अ चेक ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब देखो होमोलिसिस में क्या हुआ। होमोलिसिस में क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई स्पीसीज है, लेट सपोज कि ए है, लेट सपोज कि मेरे पास ए है और इसके साथ दूसरा ए है, इसको आपने हीट किया या अल्ट्रावाइट रेज यूवी के फॉर्म में इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा, तो होगा क्या कि ये इसका हाफ हेडेड एरो इधर और हाफ हेडेड एरो इधर। तो जब ये बनेगा तो हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को हम RADICAL रेडिकल बोलते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रीटेड एज रेडिकल्स। वो हमेशा ही दिमाग में रखे कि रेडिकल्स होते हैं, इनमें पोलैरिटीज नहीं होती और ये रेडिकल होते हैं और दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैटायन एंड एनायन। तो ये इनके अपने तरीके के रिएक्शंस मैकेनिज्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये बेसिकली होमोलिसिस क्यों हुआ? तो जैसे सपोज करो कि हाइड्रोजन है, इसको तुमने यूवी रेज दिया, तो एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन की खास बात क्या है कि इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने स्टेबिलिटी के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है कि जैसे ही आप इसको हीट अप करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट इट अप, तो होगा क्या कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किया ये वापस से उसको ले लेगा और इसने जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया वापस से ले लेगा। तो इस हाइड्रोजन को वो वापस से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर भी वापस से अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज नोन एज द रिएक्शन ऑफ होमोलिसिस। अब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज में ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्डिंग्स होती है। इससे पहले भी हमने देखा कार्बोकैटायन कार्बोएनायन बना, और कार्बोकैटायन कार्बोएनायन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो कार्बन और कंपाउंड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना भाई हमारे पास। तो अगर ये होमोलिसिस हुआ तो हो सकता है कि हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड हो और वहां पे भी होमोलिसिस हो, तो वहां पे भी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा। अब उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करनी है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो नाउ अगर इस कंसिडर को देखेंगे, होमोलिसिस तो आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट रीड इट वंस, आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। पर प्रोसीडिंग फर्दर प्रोसीडिंग्स, अब देखो यहाँ पे जब होमोलिसिस हुआ तो हमारे पास एक बन सकता है कार्बन सुपर प्राइमरी, मतलब एक फ्री रेडिकल। दूसरे इसमें क्या होगा कि फिर ये केस जो है फिर हमारे पास कार्बन CH3 फ्री रेडिकल हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी। इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, इसको ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और फिर क्या होगा हमारे पास CH3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी हो गया। फिर हमारे पास क्या हो गया, कार्बन, यहाँ पे सर कार्बन, फिर कार्बन H, सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया जी, सेकेंडरी हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, और ये क्या हो गया, टर्शियरी हो गया। इसका भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इट इज वेरी 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 सेम एज कंपेयर टू कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम है। इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शियरी जो आप देख रहे हैं, उसके बाद से कौन सा स्टेबल होगा, सेकेंडरी जो आप देख रहे हैं, उसके बाद से प्राइमरी, और उसके बाद से CH3 रेडिकल। तो इसके भी स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए 3 to 1 नंबर है कि नहीं है, इसके लिए भी, एंड दे हैव एक्सप्लेन इट ओवर हियर कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट स्टेज में जब ये बनेगा तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस करके ही होगा। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे क्यों होता है, कार्बोनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर वैसे क्यों होता है और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे क्यों होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। हम उसका एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन हम हाइपर कॉन्जुगेशन से दे सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, या यू कैन गो थ्रू योर नेक्स्ट वीडियोस। तो जब भी हम अपने इसके जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, वी विल बी डीलिंग विद द एंटायर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट प्रोसेसेस। तो दैट्स इट फॉर दिस वेरी वीडियो।
एंड थैंक यू फॉर द प्रेशियस टाइम वंस अगेन। आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, टाइम बहुत क्रूशियल है, पढ़ाई करते रहें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स टू। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, चाहे आप CBSE के लिए पढ़ रहे हो, चाहे कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स एंड अ वेरी गुड कमांड ऑन NCERT। सो थैंक यू एंड once again thank you for your precious time. Thank you very much.